वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के 6वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम लोग हल कर रहे थे आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग दूसरा आंकिक प्रश्न हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2l दूरी पर दो बिंदु आवेश रखे हुए हैं। देखिए 2l दूरी पर, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 2l दूरी पर दो बिंदु आवेश हमारे क्या है, रखे हुए हैं, ठीक है ना। जिनमें प्रत्येक का आवेश कितना है, क्यू है, ठीक है ना। प्रत्येक का आवेश क्या है, क्यू है। कह रहा है एक क्यू आवेश का चार्ज, एक क्यू आवेश का चार्ज जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है। एक क्यू आवेश का चार्ज जिसका द्रव्यमान यम है, वो इन दोनों आवेशों के बीचों बीच में रख दिया जाता है। बीचों बीच में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, एकदम बीचों बीच में रखा जाता है। इसका मतलब अगर यहां से यहां तक अगर 2l डिस्टेंस है ये वाली, तो इसको बीचों बीचों, हाँ इसके बीचों बीच में अगर रखा जा रहा है, इसका मतलब कहाँ पे रखा जा रहा है, एल डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, एल डिस्टेंस पे, यहाँ पे बीचों बीच में रख दिया जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो आवेश है, ये आवेश फ्री है इस रेखा में गति करने के लिए, ठीक है ना। कौन वाला आवेश, ये वाला चार्ज, समझ गए। यानी दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। उन दोनों आवेशों के बीच में एक क्यू आवेश रखा जाता है जिसका द्रव्यमान यम है, जिसको बीचों बीच में रखा जाता है, यानी 2l दूरी के बीचों बीच में रखा जाता है। और ये जो क्यू आवेश है, ये हमारा क्या है, गति करने के लिए स्वतंत्र है, यानी ये आगे पीछे आ जा सकता है, समझ गए ना। तो ये अगर गति कर सकता है, मान लीजिए इसको ऐसे थोड़ा सा ढकेल दिया जाए या थोड़ा सा इसको विस्थापित कर दिया जाए, तो हमें पता करना है कि इस क्यू का जो दोलन आवृत्ति होगा वो कितना होगा। दोलन आवृत्ति इट मीन्स एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी कि एन का मान कितना होगा, दोलन आवृत्ति इसका कितना होगा, समझ गए। ये प्रश्न दे रखा है। देखिए सबसे पहले दोलन आवृत्ति समझिए क्या है। दोलन आवृत्ति निकालने का फार्मूला होता है एन बराबर डब्ल्यू अपॉन 2 पाई, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन 2 पाई। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू हम लोग निकालते हैं ए बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। डब्ल्यू को कहते हैं कोणीय वेग, क्या कहते हैं, कोणीय वेग। अब एक्स क्या है और डब्ल्यू क्या है और ए क्या है, ए जो है वो हमारा है एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन। और जो एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लोग वो हमारा होता है एफ बराबर एम में, ए बराबर क्या होगा, एफ अपॉन यम। तो ए क्या है, ये हमारा जो है एक्सेलरेशन है, और यम एम जो है मास ऑफ पार्टिकल है, और एफ जो है वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, या इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। अब एक एक करके इसके टर्म के बारे में समझेंगे तभी ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एक मान लीजिए हमारे पास कण है और उस कण को हमने क्या किया, एक धागे में बांध दिया, और बांधने के बाद जैसे मान लीजिए कण है और इस कण को ऐसे धागे में क्या किया, बांध दिया, और बांधने के बाद इसको ऐसे क्या किया, लटका दिया, और लटकाने के बाद इस कण को क्या किया, ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए धागा हमारा क्या है, इस धागे को फिक्स किया, और इस धागे में एक छोटा सा कण हमने ऐसे क्या किया, लटका दिया, और लटकाने के बाद इस कण को ऐसे पकड़ के हमने क्या किया, ऐसे छोड़ दिया। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो हमारा कण होगा वो इधर उधर ऐसे ऐसे मोशन करने लगता है, ऐसे ऐसे गति करने लगता है। इस गति को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। और जब ये पार्टिकल हमारा जो है ऐसे लटका हुआ था और इसको हमने खींच के भी छोड़ा नहीं है, ऐसे लटका हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन या माध्य। इसका जो होता है माध्य वैल्यू होता है या माध्यमान होता है। माध्यमान का मतलब होता है, या मीन पोजीशन का मतलब मीन, माध्य स्थिति कहते हैं, माध्य वैल्यू नहीं, माध्य स्थिति कहेंगे। माध्य स्थिति का मतलब ये अभी कण जो है खींचा नहीं है, जब ये लटका हुआ है माध्य स्थिति में, ठीक है। अब जैसे इसको पकड़ के आपने खींच दिया तो ये कुछ दूर गया ऐसे, तो अगर ये ऐसे जाता है, इधर जा रहा है ऐसे, तो इधर क्यों लौट के आता है, इधर क्यों लौटता है, इसलिए लौटता है क्योंकि इस कण पर एक बल कार्य करता है जो इसको इसके माध्य स्थिति में खींच कर लाने का प्रयत्न करता है, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, या उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, समझा ना। यही जो बल है तुम्हारा, ये वाला बल, जैसे आपने इसको कर दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका अपवर्ड है, आपने कण को पकड़ के इधर खींच के लाया, यानी कण जो है इस दिशा में मोशन कर रहा है, लेकिन अगर ये इधर आ रहा है तो किस कारण आ रहा है, वो इसी रिस्टोरिंग फोर्स के कारण आ रहा है। यानी अगर ये बॉडी इधर मूव कर रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर कार्य करेगा, समझ गए, जो इसको खींच के इधर लाता है। अगर ये मोशन कर रहा है तो ये अगर सरल आवर्ती गति करता है,
इसका मतलब आवर्तीगत करता है, ऐसे ऐसे मोशन करता है, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग कहते हैं, समझ गए। और यक्स हमारा क्या है, यक्स हमारा जैसे मान लीजिए माध्य स्थिति से आपने इसको पकड़ के यहाँ पर ले आया, यानी ये मोशन करके यहाँ पहुंच गया, तो ये यक्स हमारा क्या विस्थापन है, यक्स हमारा क्या है विस्थापन है। और ए जो है वो इस पार्टिकल का क्या है, ए इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, समझ गए ना। तो वही प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यही कह दिया है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज को अगर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो इसकी दोलन आवृत्ति कितनी होगी, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, दोलन आवृत्ति कितनी होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आएगा कैसे, दोलन आवृत्ति आएगा कैसे, जब इस चार्ज को आप थोड़ा सा पकड़ के या तो इधर विस्थापित कर दो या तो थोड़ा सा पकड़ के इधर विस्थापित कर दो। तो मान लीजिए इस चार्ज को हम थोड़ा सा पकड़ के इधर विस्थापित कर दिए, कितनी दूरी पे, यहाँ से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे हमने इसको क्या किया, इधर विस्थापित कर दिया। और जैसे इसको इधर विस्थापित करेंगे तैसे इस पे एक फोर्स कार्य करेगा जो इसको क्या करेगा, इसके मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा कि आप जहाँ पे वहीं पे ये आ जाए, जो इसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं, समझ गए। तो पहले हम लोग क्या निकालें, प्रत्यानयन बल निकाल लें। प्रत्यानयन बल निकल गया तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो हमारा क्या निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। अगर ओमेगा निकल गया तो हमारा क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, समझ में। तो मान लीजिए इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी। पहले ये हमारा आवेश कहाँ पे रखा हुआ था, बीचों बीच में सी पॉइंट पे रखा हुआ था। अब इस सी पॉइंट पे जो बीचों बीच में आवेश रखा हुआ था इसको हम एक्स डिस्टेंस पे थोड़ा सा क्या के विस्थापित कर दिया, है ना। तो लिखूंगा मैं पहले क्यू आवेश को विस्थापित करने पर, क्यों आवेश को विस्थापित करने पर आवेश पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले बल निकालो। तो इसको यहां पर अगर ले आए तो इस पर एक फोर्स कार्य कर रहा होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण और इस प्लस क्यू आवेश के कारण। तो इस पर एक फोर्स कार्य कर रहा होगा, उसका नाम कर दिए क्या, F1। और इस पर एक फोर्स कार्य कर रहा होगा इस प्लस क्यू आवेश के कारण और इस क्यू के कारण, इस पर एक फोर्स कार्य कर रहा है, उसका नाम कर दिए क्या, F2। तो पहले निकाल लो क्या, F1 निकाल लूंगा। तो F1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, F1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे क्यू बटा, इनके बीच की दूरी कितनी हुई, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। किसके कारण, पहले ए बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण निकाला है ना। अब F2 निकाल लो आप। अच्छा इसको थोड़ा सा और सरल कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। F1 निकल गया। अब क्या निकालो आप, F2 निकालोगे। तो F2 निकालोगे तो इसी तरीके से F2 भी आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे क्यू, तो क्यू स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए ना। अब इसका मतलब इस पर दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो इस पर अब क्या निकाले, नेट फोर्स निकाल लें। क्या निकाल लें, नेट फोर्स। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, मान लीजिए F1 जो है 10 न्यूटन का है, F2 मान लीजिए 15 न्यूटन का है। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा तो कितना होगा, 10 माइनस 15 यानी माइनस का 5 न्यूटन। माइनस साइन ये शो करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा जो इधर बल लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, समझ गए ना। अभी बताया था ना, जैसे बॉडी इधर मूव करे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर कार्य करता है, समझ गए। तो अब निकालूंगा क्या, अतः क्यू आवेश पर नेट वैद्युत बल, तो F बराबर निकालो, कितना होगा भाई, F1 माइनस F2, यही तो होगा। F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर L माइनस एक्स का। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या, 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और सॉल्व करो इसको भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर, तिरछा गुणा करोगे तो L माइनस एक्स का माइनस L प्लस एक्स का अपॉन
एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आया इतना? हाँ, इतना समझ आ गया? तो इसको मिटा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा एफ बराबर, अब क्या होगा भाई, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन कर दो भाई, तो एल स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2LX, ये तो बनेगा ना। और इसको खोलोगे तो माइनस का एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2LX। समझे कैसे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटे में देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, एल प्लस एक्स और फिर एल माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ऊपर क्या बचा भाई, एफ बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इससे ये इससे प्लस माइनस जीरो, तो ऊपर बचा कितना, माइनस का 4LX, यही तो बचेगा भाई, -2 जुड़ जाएगा, और नीचे हो गया एल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ नहीं यार? ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि एल की तुलना में जो एक्स हमारा है वो क्या है, बहुत छोटा है भाई, ये बहुत थोड़ा सा ही तो विस्थापित करना है। अगर ये दोनों 1 मीटर की दूरी पे रहे तो इसको जो विस्थापित करना होगा लगभग मिलीमीटर में विस्थापित करना होगा। तो एल की तुलना में अगर कह दूं जो हमारा क्या नाम है एक्स है वो क्या है, लगभग बहुत छोटा है। तो इसका मतलब एल की तुलना में एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। किसकी तुलना में, एल की तुलना में। तो क्या बन जाएगा भाई, एफ बराबर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर था ना, क्यू स्क्वायर था भाई, थोड़ा सा छूट गया था, इसको आप क्यू स्क्वायर कर लीजिएगा। तो हो जाएगा एफ बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन इंटू माइनस का 4LX अपॉन के 0 हो जाएगा। तो एल की पावर क्या हो जाएगी, 4। तो एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। अब 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एफ बराबर आ गया तुम्हारा माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन का पाई एप्सिलॉन एल की पावर 3 इंटू एक्स, यही तो बनेगा भाई। बोले भाई, इतना सुने आप, एफ बराबर क्या आ गया, माइनस का क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स। ठीक, अब क्या निकालो भाई, आवृत्ति हमें चाहिए। अब हमें बल पता चल गया भाई, बल पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कण का हमें द्रव्यमान पता है, इसका मास कितना है पार्टिकल का, m है। तो यहां से निकालोगे F बराबर क्या होता है, तो A बराबर क्या होता है भाई, F अपॉन m। तो यहां से A की वैल्यू रख दो भाई, F की वैल्यू क्या है, माइनस का Q अपॉन, अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है भाई, A बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो होता ना जी। बोलिए भाई जी, ए बराबर क्या होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ए की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, एफ अपॉन, यही तो होगा। देखिए ए बराबर क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर एफ अपॉन एम ए। अब एफ की वैल्यू आप रख दो भाई, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा देखो एफ की वैल्यू क्या भाई, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स, और बटे का यम। तो यम का तो भाई कोई बटा दिया नहीं, तो इसका बटा मान लेंगे क्या, 1 मान लेंगे, तो 1 चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन एम एल क्यूब इंटू एक्स। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, और एक्स से एक्स कट गया तुम्हारा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया भाई, क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन, ये तो आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें ओमेगा थोड़ा ना निकालना है, तुम्हें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालना है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन का
पाई एप्सिलॉन, समझा? तो n बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। दोलन आवृत्ति निकालनी है, तो दोलन आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, समझा? तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो भाई। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो, ओमेगा की जगह पर कितना लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन का पाई एप्सिलॉन नॉट ml क्यूब अपॉन 2 पाई। अगर 2 पाई को भी अंडर रूट के अंदर ले जाओ, है ना, 2 पाई को अगर अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन ml क्यूब। इसको अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हो, 4 पाई स्क्वायर, नहीं लिख सकते हो क्योंकि भाई इतना रहा होगा तभी तो वर्गमूल निकला होगा ना जी। तो इसको मान लेना क्या, अब इसका बटा कुछ नहीं दिया, एक मान लो, तो एक चला गया ऊपर, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन का, अब एक चला गया ऊपर, इसका इसमें गुणा दे तो 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन ml क्यूब। समझे कैसे, ये ऊपर चला गया, इसका गुणा इसमें आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर बड़े पाई, है ना, तो पाई क्यूब एप्सिलॉन ml क्यूब। अब जिसका वर्गमूल देखो, क्यू का वर्गमूल निकल रहा है, तो क्यू का वर्गमूल निकाल दो, 4 का क्या हो जाएगा 2, और पाई क्यूब है तो इसको लिख सकते हो पाई गुणे पाई गुणे पाई, तो इसका निकल जाएगा, एक पाई नहीं निकलेगा, तो 2 पाई निकल गया बाहर। अंदर क्या बचा भाई, 1 बटा पाई एप्सिलॉन ml यल का भी निकाल सकते हैं, लेकिन रहने तो निकाला नहीं है, इतना ही आंसर लिखा, तो मैं बुक का आंसर ला देता हूँ यार, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूज। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी एक वर्ग है, उस वर्ग की भुजा क्या है, ए है, और उस वर्ग के चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा हुआ है ना। अब कह रहा है कि इसके सेंटर पॉइंट पे, इसके केंद्र पर कितना आवेश रख दें कि जो निकाय बन जाए, जो एक सिस्टम बने, वो क्या रहे, संतुलन की अवस्था में। समझ में? तो अगर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है क्यू, 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 ये ऐसे ऐसे प्लस 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 आवेश रखा हुआ है। अब किसी एक पॉइंट पर अगर आप बात करोगे, चाहे ए बी सी डी, किसी एक पॉइंट पर अगर आप बात करोगे, तो इस पॉइंट पर 3 फोर्स लगेंगे। कितने फोर्स लगेंगे, 3 फोर्स। क्यों? क्योंकि अगर इस पर डी पॉइंट पे निकालोगे तो इस डी पॉइंट पर एक इस आवेश और इस आवेश के कारण एक फोर्स होगा, एक इस आवेश और एक इस आवेश के कारण इस पॉइंट पे एक फोर्स होगा, एक इस आवेश और एक इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर एक फोर्स होगा। तो 3 फोर्स तो ये हो गया, और चौथा फोर्स जो होगा, जो इसके सेंटर पॉइंट पे कोई आप चार्ज रखोगे तो उस आवेश के कारण भी यहाँ पर एक बल लगेगा। समझ गए ना? और यहाँ पर उसी आवेश का मान निकालना कि कितना आवेश रख दें कि निकाय क्या हो जाए, बैलेंस रहे। समझ गए ना? तो यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट पर जो क्यू आवेश रखा है, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ ए लग रहा है। जो सी पॉइंट पे आवेश रखा है यहाँ पर, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ सी लग रहा है। समझे कैसे? और ये जो है प्रतिकर्षण नेचर का होगा, क्योंकि प्लस प्लस, तो ये फोर्स कैसा होगा, बाहर की तरफ, और ये फोर्स कैसा होगा, बाहर की तरफ। समझ में आ गया? और इसके कारण इस पर एक फोर्स लग रहा होगा एफ, ये भी कैसा होगा, प्रतिकर्षण नेचर का होगा। समझ गए ना? अब कह रहा है इस पॉइंट पर कितना, इसके सेंटर पॉइंट पे कितना चार्ज रखें कि ये जो निकाय बने वो क्या बन जाए, संतुलन बन जाए। तो मान लिया कितना चार्ज रख दिया भाई, मान लीजिए क्यू आवेश यहाँ पे रख दे रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे ओ पे क्यू आवेश रख दिया भाई। समझ गए ना? इसके सेंटर पॉइंट पे क्यू आवेश रख दिया, और सेंटर का नाम दे दिया क्या है, ओ, और ओ पे हमने क्या किया, क्यू आवेश। तो जैसे यहाँ पर क्यू आवेश रखोगे तो इस आवेश के कारण भी एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स प्रतिकर्षण नेचर का होगा कि आकर्षण नेचर का होगा, ये पता नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पर प्लस का रखा है कि माइनस का रखा है। तो अभी हमें पता नहीं कि हमने प्लस का रखा है कि माइनस का रखा है। तो मैंने मान लिया जो है, जो यहाँ पर हमने चार्ज रखा है वो प्लस का रखा है। अभी कैलकुलेशन करेंगे, अगर माइनस का आ गया तो जो हमने माना था वो गलत माना था, है ना। अगर मैं यहाँ पे प्लस मान के सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू मान लीजिए माइनस में आ गया, तो हमने जो माना है वो गलत माना है। इसका मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था। अगर नेगेटिव चार्ज मान के सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर प्लस में आ रहा है,
तो इसका मतलब हमने जो माना है वो भी गलत है, हमको क्या मानना था, प्लस मानना था, समझ गए ना। तो मान ले रहे हो यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो यहाँ पर इस चार्ज और इस चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा, कैसा होगा, प्रतिकर्षण नेचर का होगा। तो प्रतिकर्षण नेचर का होगा, इसका मतलब बाहर की तरफ होगा, उसका नाम दे दो एफ ओ, क्या नाम दोगे उसका भाई, एफ ओ उसका नाम दे दो, क्लियर, समझ आ गया। तो इस पॉइंट डी पॉइंट पे 4 बल कार्य कर रहे हैं भाई, और चारों बलों का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या निकाल लूं, एफ ए निकाल लूं, एफ सी निकाल लूं और एफ बी निकाल लूं, फिर कौन सा निकालूंगा, एफ ओ निकालूंगा, और इस डी पॉइंट पे सभी बलों का जो योग होगा उसको 0 के बराबर कर दूंगा, नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स 0 के बराबर करूंगा एक्स डायरेक्शन में, और नेट फोर्स जो 0 के बराबर करूंगा वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये काम करना, निकालिए भाई। तो पहले एफ ए निकालो भाई, पहले क्या निकालो, एफ ए निकालो, तो एफ ए क्या आ जाएगा 1/4πε0 क्यू गुड़े, है ना जी, क्यू गुड़े क्यू बटा डिस्टेंस, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, निकल गया क्या, एफ ए निकल गया। अब क्या निकाल सकते हो, एफ सी, एफ सी भी तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम, समझ गए ना। अब कौन सा निकालोगे भाई, एफ बी निकालो भाई, तो एफ बी निकालो कितना हो जाएगा 1/4πε0। अब इसकी डिस्टेंस चेंज होगी भाई, ये इसकी डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना, ये ए है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण का वर्ग करोगे यानी बी डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा 2a स्क्वायर, और वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो बी डी निकल के आ जाएगा कितना √2, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, क्यू स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, समझा ना। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, और तीसरा वाला निकाल लो, 1/4πε0 2a स्क्वायर, समझ आ गया। ये तो इसकी बात होगी भाई। अब निकालोगे कौन सा, अब निकालोगे आप इसके कारण, यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है, इसके कारण निकालोगे, डीओ के कारण निकालोगे, किसके कारण निकालोगे, डीओ के कारण। तो डीओ की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, भाई सेंटर पॉइंट पे रखा ना, तो इसका आधावाद हो जाएगा भाई, √2 ये है, तो इसका आधावाद हो जाएगा, यानी अब इसको लिख सकते हो √2 गुणे √, तो एक √2 से √2 कट गया, तो ये अपॉन क्या हो जाएगा √2, समझ आ गया भाई। इसका आधावाद करोगे तो आधा करोगे तो 2 से भाग कर दोगे, और 2 को लिख सकते हो √2 गुणे √2, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, तो आप निकालोगे कौन सा, एफ ओ निकालोगे, यानी क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल, तो यानी एफ ओ निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू गुणे कैपिटल की, और डिस्टेंस कितनी हो गई a/√2 का होल स्क्वायर, यही तो बनेगा भाई जी सर। तो यहां से बन गया क्या, एफ ओ बराबर 1/4πε0, और ये 2 का वर्ग √2 का वर्ग करोगे 2 आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 गुणे क्यू बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये तुम्हारा निकल गया एफ ओ, ये मान लो समीकरण नंबर 4। तो ये पूरा फोर्स आपने क्या किया, निकाल लिया भाई, सभी बलों को आपने क्या किया, निकाल लिया। अब निकालने के बाद कोशिश करो कि सभी बल एक लाइन पे आ जाए, एक लाइन पे अध्यारोपित कर दो, अध्यारोपित वाला ही तो लगाना है ना, तो सभी बलों को क्या करो आप एक लाइन में अलाइन कर दो, चाहे एक लाइन में अलाइन कर दो, चाहे इसको 90 डिग्री वाले पे कर लो, जैसा आपको आसान लगे। एक लाइन पे अलाइन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कैसे, अब देखिए इसका एंगल कितना है 45 है कि नहीं है, और इसका एंगल कितना है 45 है, बोले भाई इसका एंगल 45 है, इसका एंगल 45 है, इसके लंबवत आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे, जैसे इसको मान लो एक्स अक्ष है तुम्हारा ये वाला, इसको मान लो तुम्हारा ये एक्स अक्ष है, तो इसके 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा। अब इसको 2 कंपोनेंट में कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो एफ ए cos 45, और दूसरे क्या लिख सकते हो एफ ए साइन
45 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो इसको आपने अलाइन कर लिया, अब इसका काम हो गया खत्म। और उसी तरीके से इसको तोड़ सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, FC cos 45, और ये वाला क्या हो जाएगा, FC sin 45। अब इन दोनों का काम हो गया खत्म, किसका, इसका और इसका। ये हो गया तुम्हारा x डायरेक्शन और ये हो गया तुम्हारा y डायरेक्शन। तो नेट x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी साम्य अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और y डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। समझ में आया? x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो और y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर दो, इसको मान लो ये तुम्हारा x डायरेक्शन हो गया, और इसको मान लो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, y डायरेक्शन हो गया। क्लियर? तो अब लगाओ भाई, यानी फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन सिग्मा fx बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x डायरेक्शन में नेट फोर्स। तो देखो इधर चलेंगे, देखो इधर चलेंगे तो पॉजिटिव और इधर चलेंगे तो निगेटिव, इधर चलेंगे तो निगेटिव। देखो ये मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु के इधर चलेंगे तो पॉजिटिव और इधर चलेंगे तो नेगेटिव। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो एफ पॉजिटिव हो गया। और कौन सा फोर्स है भाई इस लाइन पे, ये वाला तुम्हारा, ये वाला कितना था भाई, एफ ए। एक तो तुम्हारा एफ बी है, तो माइनस का एफ बी, माइनस का एफ बी, और दूसरा वाला कौन सा था, एफ ए है भाई, एफ ए कॉस माइनस एफ ए कॉस 45, और कौन सा भी, माइनस एफ सी कॉस। और कोई फोर्स इस पे, एक तो तुम्हारा एफ बी हो गया, एफ ए वाला हो गया, और एफ सी वाला हो गया, और इधर है नहीं एफ ओ इधर है। और नेट फोर्स क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। तो अब सबकी वैल्यू उठा के रख दो भाई, एफ ए की वैल्यू रख दो। अब देखो एफ ए एफ सी दोनों क्या है, बराबर है, केवल चेंज क्या है, एफ बी से। तो इसको मिटा दूं मैं, देखिए फिर से समझ लीजिए, एफ ए और एफ सी दोनों क्या है, समान, बराबर है। इसीलिए जो दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ ओ माइनस एफ बी माइनस 2 एफ ए कॉस, क्योंकि एफ ए बराबर क्या है, एफ सी है, दोनों बराबर नहीं है, एफ ए और एफ सी दोनों बराबर है, इसीलिए एफ सी की जगह पर एफ ए लिख सकते हो। तो माइनस 2 एफ ए कॉस 45। अब सबकी वैल्यू रख दो भाई, बराबर 0। अब एफ ओ की वैल्यू कितनी निकाली तुमने, कितनी निकाली, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू क्यू ए स्क्वायर, माइनस एफ बी की वैल्यू कितनी निकाली भाई, एफ बी की वैल्यू ये देखो, ये तो है 1/, फिर क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू लिखनी है, एफ ए की। तो एफ ए और एफ सी दोनों बराबर था, तो ये हो जाएगा 2, और एफ ए की वैल्यू क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस। तो cos 45 की वैल्यू रख दे रहा हूँ, 1/√2 बराबर 0। बस इसी को सॉल्व कर लो और कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाल लो। मैं देखो अपने मेथड से लगा रहा हूँ, और बुक में जो अपने मेथड से लगाएगा, इसलिए मैं बता नहीं, एक ही मेथड पे पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, रटना नहीं भाई, रटोगे तो कभी फिजिक्स आ ही नहीं सकता, रट के फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, है ना। और लंबे लंबे डेरिवेशन इसके, देखो इसमें कॉमन क्या कर सकते हो भाई, क्या चीज कॉमन हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू, और ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो क्यू बटा ए स्क्वायर कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ आप, 2 कैपिटल, और कुछ बचेगा भाई, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, कितना आएगा, बोलो भाई, क्यू बटा, समझे कि नहीं समझे, 1/4 पाई, क्यू कॉमन हो गया और ए कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्यू बचेगा और क्या बचेगा, 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे
2q और a स्क्वायर कॉमन हो गया और बचेगा अंडर रूट, और कुछ बचेगा भाई बराबर 0। अब देखो इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो 0 के बराबर कौन हो सकता है? ये हो सकता है। देखो ये गुणा है ना, तो इतना बराबर क्या लिख सकते हो? 0। इसको बराबर 0 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू। तो 0 तुम्हारा ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 2q माइनस का q बटे का 2, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। इसको क्या लिखते हो भाई? अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, परिमीकरण कर दो, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन का 2 q बराबर 0। नहीं समझा? अब 2 से 2 क्या हो गया? कट गया भाई। तो 2q माइनस का q अपॉन का 2√2q बराबर 0। उधर कर दो भाई, तो 2q बराबर हो गया q/2 प्लस का, यही तो बनेगा भाई। तो 2q बराबर क्या हो गया? तिरछा गुणा कर दो, तो q प्लस का 2√2 और अपॉन में क्या हो जाएगा? ठीक जी तिरछा गुणा कर दिया ना, तो q कॉमन कर सकते भाई, तो q बाई हो गया 2 और यहाँ बचेगा 1 प्लस 2√2 है ना। अब 2q निकल गया आपको, लेकिन 2q नहीं, आपको केवल चाहिए क्या? q चाहिए। तो 2 से भाग कर दो, तो 2 दूना 4, 1 प्लस 2√, तो यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। अगर ये वैल्यू नेगेटिव का आता, जैसे मान लीजिए बुक में आपके नेगेटिव का वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो उसने चार्ज लिया था वो नेगेटिव चार्ज लिया था, पॉजिटिव ना चार्ज लेके क्या लिया था? नेगेटिव लिया था। बस इतना ही अंतर आएगा। जो हम मानेंगे उस मानने में प्लस माइनस का यहाँ पर परिमाण चेंज हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है ना? बाकी सही।